काशीपुर नाम के गांव में दो पड़ोसी रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों में 36 का आंकड़ा था। दिन भर बस झगड़ते रहते क्योंकि दोनों बेरोजगार भी थे। एक दिन श्यामलाल घर में बैठा था। उसकी पत्नी बाहर से भागती भागती आई और कहने लगी, अरे अपना पड़ोसी रामलाल तालाब के पानी से पैसे बना रहा है और तुम हो कि घर में निकम्मे बैठे हो। पत्नी की बात सुनकर श्यामलाल चौंक गया। तालाब के पानी से पैसे? ऐसे कैसे? तुम खुद जाओ और देख आओ। श्यामलाल भागते भागते तालाब पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। रामलाल ने एक नाव खरीदी थी। वो लोगों को नाव में बिठाकर तालाब की सवारी करा रहा था और ढेर सारे पैसे कमा रहा था। श्यामलाल रामलाल से मिला तो रामलाल कहने लगा, मूर्ख था मैं, जो दिन भर बेकार बैठा तुमसे झगड़ा करता फिरता। अब मैं इस गांव से पैसे कमाऊंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा और जहाज खरीद लूंगा। रामलाल नाव में बैठकर लोगों को तालाब घुमाने ले गया और श्यामलाल फटी आंखों से देखता रह गया। रामलाल से उसे जलन होने लगी। मैं भी देखता हूँ तू कैसे बड़ा आदमी बनता है। श्यामलाल एक बाबा की कुटिया में गया और वहाँ से जादुई भस्म ले आया। रात के अंधेरे में उसने वो भस्म तालाब के पानी में घोल दिया। भस्म पानी में घुलते ही तालाब का पानी उबलने लगा और श्यामलाल हंसने लगा। जहाज तो दूर, अब तू इस पानी में नाव भी नहीं चला सकता। सुबह हुई तो उबलते तालाब की खबर पूरे गांव में फैल गई और तालाब के किनारे भीड़ इकट्ठा हुई। तालाब का उबलता पानी देखकर लोग डरने लगे। रामलाल अपनी नाव के पास खड़ा होकर चिल्लाने लगा, चलो चलो, किसे करनी है उबलते तालाब की सवारी? पागल है क्या? नाव में बैठकर उबलते तालाब में जाएंगे तो पकौड़ी की तरह तल जाएंगे। हमें नहीं करनी कोई सवारी। सारे लोग चले गए और रामलाल परेशान हो गया। लगता है नाव बेचनी पड़ेगी, मैं तो बर्बाद हो गया। कुछ दिन बीत गए। श्यामलाल घर में निकम्मा बैठा था कि उसकी पत्नी आई और बोली, क्या निकम्मे बैठे हो, कुछ तो करो। रामलाल का इतना बड़ा नुकसान करा दिया, और क्या करूं? रामलाल के नुकसान में तुम्हारा क्या फायदा? फायदा सोचो, इतना बड़ा गांव है, एक भी चाय की दुकान नहीं। उबलते तालाब में चाय पत्ती डालो और चाय बेचो। श्यामलाल तुरंत सेठ के पास गया और बोला, सेठ, मुझे 1 ट्रक शक्कर, 1 ट्रक चाय पत्ती, 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध चाहिए। इतनी मोटी मात्रा में माल? क्या गोलमाल है? बस आप भिजवा दो, पैसे 1 साल बाद दे दूंगा। दूसरे दिन 1 ट्रक शक्कर, 1 ट्रक चाय पत्ती, 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध उबलते तालाब के किनारे पहुंच गया। तो श्यामलाल ने तीनों ट्रक तालाब में खाली करवा दिए और तालाब में चाय उबलने लगी। इलायची की सुगंध सारे गांव में फैल गई और लोग तालाब के पास इकट्ठा होकर अजूबा देखने लगे। चाय ले लो, चाय ले लो, चाय, इलायची वाली चाय। लोगों ने चाय का तालाब कभी नहीं देखा था, इसीलिए चाय पीने और तालाब देखने लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। श्यामलाल का तगड़ा बिजनेस हो गया। इधर रामलाल ने गांव में पाइप और नल की फिटिंग की दुकान खोली थी। वो उसी में बिजी था। एक रात नल फिटिंग करने रामलाल दूसरे गांव जा रहा था। तभी रास्ते में उसे कुटिया वाला बाबा मिला और कहने लगा, वो श्यामलाल तुम्हारा पड़ोसी है ना? भस्म ले गया था तालाब में डालने और पैसे नहीं दिए। सुना है चाय का तालाब बेच रहा है, उसे पैसे लौटाने को बोल देना। बाबा चला गया और रामलाल समझ गया कि नाव के धंधे में टांग अड़ाने वाला श्यामलाल ही है। मेरा धंधा चौपट किया, अब मैं भी देखता हूँ चाय का तालाब कितने दिन चलता है। दूसरे दिन रामलाल तालाब के पास गया। श्यामलाल तालाब से चाय निकालकर लोगों को पिला रहा था और मोटी कमाई कर रहा था। अरे तुम इसे पैसे क्यों देते हो? ये तालाब इसका थोड़ी है, फोकट में चाय पिया करो। क्या बक रहा है? मैं तुमसे नहीं लोगों से बात कर रहा हूँ। रामलाल, बात तो ठीक है,
पर हमें चाय निकाल कर देगा कौन? देखो तो चाय कैसे उबल रही है। श्यामलाल हमें चाय निकाल कर देता है, इसीलिए हम पैसे देते हैं। मैं दूंगा तुम्हें चाय निकाल कर। वो कैसे? मैंने पाइप और नल का बिजनेस शुरू किया है। चाय के तालाब में पाइपलाइन करके सीधे तुम्हारे घर नल लगवा दूंगा, फिर घर में बैठकर जितनी चाहे उतनी चाय पीना। लोग रामलाल की बात मानकर चले गए और श्यामलाल परेशान हो गया। शक्कर मेरी, चाय पत्ती मेरी, इलायची मेरी, दूध मेरा, और तुम्हारा क्या? जैसे को तैसा। तुमने मेरा पैर खींचा, अब मैं तुम्हारा पैर खींचूंगा। इस प्रकार श्यामलाल बर्बाद हो गया और रामलाल को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उसने पाइपलाइन से लोगों के घर घर चाय पहुंचाई और कर्जदार बना श्यामलाल गांव छोड़कर भाग गया। एक गांव में कुंदन नाम का एक गरीब लड़का अपनी पत्नी और बेटी राधा के साथ रहता था। कुंदन हमेशा से गरीब नहीं था। उसके पिता धनी व्यापारी थे, लेकिन पिताजी की मृत्यु के बाद कुंदन के भाई शंकर ने उसे घर से निकाल दिया था। कुंदन का भाई शंकर पढ़ा लिखा था और एक वकील था। कुंदन जब भी उससे घर लौटने की विनती करता तो शंकर उसे डरा देता। चले जाओ यहाँ से, वरना इतना मुकदमा ठोकूंगा कि नानी याद आ जाएगी। हर बार की तरह कुंदन इस बार भी निराश होकर फिर घर लौट आया। आप क्यों रोजाना अपना अपमान करवाने उस शंकर के पास जाते हैं? वो कभी हमें घर में जगह नहीं देगा। कठोर ठंड में कुंदन सुबह सुबह लकड़ियां काटने जंगल जाता था। उसकी सेहत दिन पर दिन खराब होती गई और आखिरकार एक दिन वो खटिया से उठ ही नहीं पाया। कुंदन की गरीबी ने कुंदन की जान ले ली। अब कुंदन की जगह उसकी पत्नी लकड़ियां काटने जाने लगी। फिर एक दिन वो भी बीमार पड़ गई। राधा को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं पिताजी की तरह उसकी माँ भी उसका साथ छोड़कर चली न जाए। अगर उसकी माँ नहीं रही तो फिर दुनिया में उसका कोई भी नहीं रहेगा। माँ, मैं आपको इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। मैं किसी वैद्य को बुलाकर लाती हूँ। बेटी, मेरी बीमारी का इलाज नहीं है, मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसा मत बोलो माँ, अगर इच्छा शक्ति हो तो नामुमकिन भी मुमकिन किया जा सकता है। राधा वैद्य को ढूंढने निकलती है। उसे पेड़ के नीचे एक औरत तपस्या करते हुए मिली। माताजी, मेरी माँ को बचा लीजिए, वो बहुत बीमार है। मैं तेरी माँ को ठीक कर दूंगी, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। मैं अपनी माँ की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ से 70 कोस दूर एक गोभी का खेत है। उस खेत से एक गोभी का फूल तोड़कर मेरे पास ले आ। औरत राधा को एक नक्शा देती है। राधा नक्शा लेकर गोभी के फूल की खोज में निकल पड़ती है। ये लड़की कितनी भोली और बेवकूफ है। इसे क्या पता कि मैंने इससे जादुई गोभी का फूल मंगाया है। उस फूल को खाकर मैं अमर हो जाऊंगी और इस लड़की को मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। राधा गोभी के फूल की तलाश में आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ते में उसे एक भूखी बाघिन मिली। आज बहुत दिनों बाद कोई अच्छा शिकार मिला है। इस लड़की का मुलायम मांस खाकर मैं अपना पेट भरूंगी। राधा ने बाघिन से कहा, बाघिन बाघिन, मुझे मत खाओ। मेरे पिता मर चुके हैं और माँ मरण शैया पर पड़ी हैं। मेरे अलावा मेरी माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। बाघिन को दया आ जाती है और वो राधा को छोड़ देती है। जंगल पार करके राधा रेगिस्तान में पहुंची।
तेज धूप में उसका गला सूख गया। राधा ने धरती से पानी की प्रार्थना की। धरती धरती, थोड़ा पानी दे दो। मेरे पिता मर चुके हैं और मेरी माँ मरण शैया पर पड़ी है। मेरे अलावा मेरी माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। धरती में गड्ढा हो जाता है और गड्ढे में पानी भर जाता है। राधा खूब इच्छा भरकर पानी पीती है। रेगिस्तान पार करके राधा गोभी के खेत तक पहुंच गई, लेकिन खेत से गोभी का एक भी फूल तोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि हर गोभी के फूल पर एक काला नाग लिपटा हुआ था। राधा जिस फूल को तोड़ने के लिए भी हाथ बढ़ाती, उस फूल का नाग हुक्कार मारता, सांप सांप, मुझे मत डसो। मेरे पिता मर चुके हैं और माँ मरण शैया पर है। मेरे अलावा मेरी माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आती है। इस खेत में तुम्हारी दुआओं का असर नहीं होगा। क्यों? मैं इस खेत का मालिक हूँ। ये खेत श्रापित है, इसलिए तुम तो क्या, मैं भी अपने खेत से गोभी का एक फूल भी नहीं तोड़ सकता। हर एक गोभी के फूल में इतनी शक्ति है कि अगर इंसान एक बार खा ले तो जिंदगी भर बीमार ना पड़े। श्राप तोड़ने का कोई तो तरीका होगा। हाँ है, अगर मेरी शादी सिर्फ एक हाथ वाली किसी लड़की से हो जाए तो ये खेत श्राप से मुक्त हो जाएगा। क्या तुम्हारे पास चाकू है? तुम चाकू का क्या करोगी? तुम मुझे अपना चाकू दो। राधा लड़के से चाकू लेती है और अपना एक हाथ काट देती है। क्या तुम पागल हो? ये तुमने क्या किया? मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तुम मुझसे विवाह कर सकते हो। मुझे हर हाल में गोभी का फूल चाहिए। लड़का राधा से विवाह करता है और गोभी के फूलों पर लिपटे सभी नाग गायब हो जाते हैं। राधा एक गोभी का फूल तोड़ लेती है। राधा और वो लड़का गोभी का फूल लेकर जंगल में बैठी औरत के पास पहुंचते हैं। राधा वो फूल औरत के हाथों में दे देती है। चल निकल ले यहाँ से। इस फूल को खाकर मैं अमर हो जाऊंगी। फिर मुझे किसी भी तरह बीमार करने का कोई तरीका नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? आपने कहा था कि आप मेरी माँ को ठीक करेंगी। तू कितनी बुद्धू है। मैंने कहा और तूने विश्वास भी कर लिया। लड़के ने औरत के हाथ से गोभी का फूल छीन लिया और राधा की तरफ फेंक दिया। राधा, तुम इस फूल को लेकर अपनी माँ के पास जाओ, मैं इस औरत को संभालता हूँ। राधा गोभी का फूल लेकर अपने घर की तरफ दौड़ी। और उसने वो फूल अपनी माँ को खिला दिया। फूल खाते ही माँ एकदम स्वस्थ हो गई। फिर राधा अपनी माँ के साथ जंगल में पहुंची। औरत लड़के के पेट में चाकू घुसाने ही वाली थी कि तभी राधा और राधा की माँ ने उस औरत के हाथ पकड़ लिए और उसे एक पेड़ से बांध दिया। इस औरत को हमें मार देना चाहिए। नहीं, इसे ऐसे ही छोड़ दो, हमें किसी की हत्या का अधिकार नहीं है। राधा अपने पति और माँ के साथ अपने घर लौट जाती है। महाराष्ट्र में बसंतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में ज्यादातर समय सूखा पड़ा रहता था, इसीलिए पानी आसानी से उपलब्ध नहीं था। गांव के घरों में सरकारी टंकियां लगी हुई थी, जिनमें सुबह शाम निश्चित समय के लिए ही पानी आता था।
देखना जरा, बाल्टियाँ, टब सब खाली है। बराबर वाला सोनू आज फिर हमारे पानी से नहाकर भाग गया। तू सोनू के घर पर कपड़े लेकर जा। वो हमारा पानी खर्च कर गया तो उसका पानी खर्च करके आना। पड़ोसी के घर कपड़े धोना चाहिए, धोना आए या ना आए लेकिन धोना चाहिए। प्रियंका, अपने कपड़े हमारी टंकी पर क्यों धो रही हो? हाय राम, तुमने तो आधा पानी खर्च भी कर दिया। ओह गौरी बुआ, मैंने कपड़े धो लिए तो हाय राम, और सोनू जो आए दिन हमारी टंकी पर नहाकर चला जाता है, उसका क्या? सोनू नौकरी पर जाता है, तुम्हारी तरह खाली नहीं है, और नहाने में ज्यादा से ज्यादा आधा बाल्टी पानी खर्च होता होगा। आधी बाल्टी पानी खर्च होता तो कोई परेशानी नहीं थी। तुम्हारा लड़का सारी बाल्टियां और टब खाली कर देता है। लो, बेटी के पीछे अब माँ भी लड़ने आ गई। प्रियंका और सोनू के परिवार एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। पानी के पीछे अक्सर उनके बीच लड़ाई होती रहती थी। प्रियंका के पिता नहीं थे। दोनों माँ बेटी दिए, मटके और मिट्टी के बर्तन बनाकर खर्चा चलाती थी। सुनिए जी, किसी तरह से ये माँ बेटी की इस गांव से छुट्टी करा दीजिए, फिर बराबर वाला घर भी हमारा हो जाएगा और हम बड़ी जगह में रह पाएंगे। तो सोनू की प्रियंका से शादी करवा देते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कहाँ हमारा सोनू इतना पढ़ा लिखा और कहाँ वो प्रियंका 5वीं पास। वो हमारे सोनू के लायक नहीं है। और वैसे भी मैं तो अपने सोनू की शादी किसी अमीर घर में करूँगी। हमें बस उनका घर चाहिए। कुछ ऐसी चाल चलिए कि ये माँ बेटी गांव छोड़कर ही चले जाएं। ये तो बहुत आसान है, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक दिन गौरी प्रियंका के घर गई। प्रियंका, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ माल पहुँचाने बाजार गई है। ये लो खीस, मेरे मायके से आया है, बहुत ज्यादा आ गया है, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा तुम्हारे घर दे दूं। ये बात ठीक है कि हम लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन आखिर हो तो तुम हमारी पड़ोसी ही ना। अगले दिन सुबह सुबह प्रियंका और उसकी माँ की आंख अपने घर के बाहर हो रहे शोर से खुलती है। प्रियंका, हमारे घर के आगे इतना शोर क्यों हो रहा है? दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि सोनू की माँ गांव वालों से चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, गांव वालों, अब हमारे गांव में चोरियां भी होने लगी। मैं अभी कुछ दिन पहले ही सोने के कंगन बनवा कर लाई थी और वो इस प्रियंका और उसकी माँ ने चुरा लिए। किन कंगनों की बात कर रही हो? हमने तुम्हारी कोई कंगन नहीं चुराए। तो ठीक है, हमें अपने घर की तलाशी ले लेने दो। हाँ हाँ, पूरे घर की तलाशी शौक से लो, हमें कोई डर नहीं है। गांव वाले प्रियंका के घर की तलाशी लेते हैं। गौरी बिस्तर के नीचे से कंगन निकाल लेती है। ये देखो गांव वालों, ये रहे कंगन। अब तो कुछ भी कहना बाकी नहीं रह गया। हम चोरों को गांव में नहीं रख सकते। हाँ हाँ, ठीक कहा भाई, इन्हें गांव से बाहर निकालो। सारे गांव वाले मिलकर प्रियंका और उसकी माँ को गांव छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? तुम चिंता मत करो बेटी, जीतू मामा के यहाँ चलते हैं। प्रियंका और उसकी माँ गर्मी में पैदल चलने लगे। माँ, वो देखो एक टंकी। चलो उसी से पानी पीते हैं। प्रियंका ने जब टंकी खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
टंकी से तरल सोना निकल रहा था। हाय राम, गांव वाले तो इस टंकी को खराब समझते थे, लेकिन इसमें से तो सोना निकल रहा है। माँ, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम यहीं पर अपना घर बना लेंगे। टंकी से निकले सोने की सहायता से प्रियंका और उसकी माँ एक बड़ा घर बना लेते हैं और पूरी शान और शौकत से रहने लगते हैं। प्रियंका की अमीरी की बात पूरे बसंतपुर में फैल गई। सुनिए जी, हम प्रियंका की माँ से जाकर माफी मांग लेते हैं। हम अपने सोनू की शादी प्रियंका से कर देते हैं, फिर उनकी जादुई टंकी, बड़ा मकान सब हमारे हो जाएंगे। पीछे जो कुछ भी हुआ हम उसे भूलकर आपसे माफी मांगने आए हैं। प्रियंका और सोनू साथ साथ ही बड़े हुए हैं, एक साथ खेले कूदे हैं, क्यों ना उनका विवाह कर दिया जाए। विवाह की बात तुम्हें उस समय याद क्यों नहीं आई, जब हम गरीब थे? पहले हम तुम्हारे लायक नहीं थे और अब तुम लोग हमारे लायक नहीं हो। निकल लो यहाँ से। अमीरी का इतना घमंड, सोना देने वाली टंकी पर इसका घमंड टिका हुआ है। उस टंकी की पाइपलाइन कहीं से तो आती होगी, उसे तोड़ डालूंगी, फिर देखती हूँ किस चीज पर घमंड करेगी। एक रात गौरी अपने पति के साथ प्रियंका के घर के पीछे वाले जंगल में जाती है। वो और उसका पति खुदाई करना शुरू करते हैं। ये रही टंकी की पाइपलाइन। गौरी कुल्हाड़ी से पूरी पाइपलाइन तोड़ फोड़ कर अपने घर लौट जाती है। अगले दिन पूरे गांव में हाहाकार मच गया। इतना शोर क्यों हो रहा है? लगता है कल रात हमने जो पाइपलाइन तोड़ी थी वो सोने वाली टंकी की पाइपलाइन नहीं, बल्कि गांव में आ रहे पानी की पाइपलाइन थी। गांव में पुलिस आती है और पानी की पाइपलाइन तोड़े जाने की जांच करती है। गौरी और उसका पति पकड़े जाते हैं। उन्हें पानी की पाइपलाइन तोड़ने के जुर्म में जेल हो जाती है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि दुष्ट लोग दूसरों का नुकसान करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं।